हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल से और समझते हैं कि क्या होते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, इट रेफर्स टू द इंड्यूस प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स. We need good human capital to produce other human capital, says nurse, farmers, teachers, doctors, engineers. It means that we need to investment in human capital to produce more human capital out of human resources. यानी ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है मानव पूंजी। ठीक है, और मानव पूंजी होते क्या है, तो वो सारे पीपल या फिर वो सारे पर्सन जो जो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं इकोनॉमिक्स में, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी एक्टिविटीज़ से इकोनॉमिक में वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, उनको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब ये बताया है कि ऐसे लेबर फोर्स जो प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी को इंड्यूस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। और हमको और ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल की नीड इसलिए पड़ती है, तो हम ह्यूमन कैपिटल के थ्रू और ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक टीचर हमारे पास है, ठीक है, तो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकॉनमी में वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है। तो एक टीचर जो है, अगर वो हमारे पास है, तो वो अपने नॉलेज से और भी ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और भी टीचर बनाएगा, और भी इंजीनियर, और भी डॉक्टर प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली हम बता दें तो मतलब ये होता है कि मानव संसाधन या मानव पूंजी, वो पीपल, वो पर्सन जो जो अपने नॉलेज से, अपने स्किल से इंडिया की इकॉनमी में या फिर कंट्री के वेल्थ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि मानव संसाधन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, चौथा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, और पांचवा एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। यानी ये 5 सोर्स हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो जाहिर सी बात है हमको अपनी कंट्री का लिटरेसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। और लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए हमको एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। जितने ही ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दूसरा आपका कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, इसके अलावा हम लोगों की हेल्थ का भी ध्यान दें, हेल्थ फैसिलिटी पे भी कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप करें, उस पर एक्सपेंडिचर करें। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम एक आदमी को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा देते हैं, उसको अच्छी एजुकेशन देते हैं, बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे देते हैं, और उसके लिए हेल्थ फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो कल को वो बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, लेकिन उसकी हेल्थ सही नहीं है और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या वो कंट्री के इकॉनमी में वैल्यू ऐड करने का काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो एजुकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटी देना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 पॉइंट आपने समझा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स क्या हैं। तो सबसे पहला सोर्स है कि हम एजुकेशन के फील्ड में एक्सपेंडिचर करें, खर्चे करें। दूसरा आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी में भी कुछ ना कुछ उसके लिए भी हम एक्सपेंडिचर करें। तीसरा कह रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि या ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है ड्यूरिंग द जॉब ट्रेनिंग, यानी कोई पर्सन है जो किसी जॉब में इन्वॉल्व है, तो वो जहाँ तक है उसमें वो अपने स्किल को वहाँ तक, स्किल के अनुसार वहाँ तक काम कर रहा है। अब उसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से जो ह्यूमन जो वहाँ पे जॉब परफॉर्म कर रहा था, उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो अपने स्किल को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके। तो जॉब के ड्यूरिंग द जो ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस पर भी सरकार को कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। चौथा है आपका एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन पे एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। तो यहाँ पे होता क्या है कि कंट्री या रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं, मूवमेंट होती है उनके बीच। तो अगर कोई पर्सन है जो इंडिया में पढ़ाई किया और इंडिया में उसने स्किल डेवलप किया और वो इस स्किल को लेके विदेश में जाना चाहता है, ठीक है, या फिर विदेश से किसी पर्सन को यहाँ इंडिया में बुलाना है, ठीक है, इस इन दोनों प्रोसेस में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ठीक है, फिफ्थ कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन,
यानी कहीं किसी कंट्री से या फिर किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है जो हमारे कंट्री के लिए यूज़फुल हो, हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में अगर वो हेल्पफुल है या बहुत ज़रूरी है, तो हम कहीं ना कहीं से जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उस पर कोई ना कोई खर्चे होते हैं हमारे। ठीक है, तो इन 5 सोर्स से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम इन 5 पॉइंट में, यानी जो भी यहाँ पे दिया हुआ इस पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो कहीं ना कहीं वो अपने कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब ये जो 5 पॉइंट आपने यहाँ देखा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या क्या सोर्सेज हैं, इन्हीं 5 पॉइंट को नीचे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सबसे पहला सोर्स था आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे कह रहा है स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इन सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज। यानी कि एक इंडिविजुअल पे, एक व्यक्ति पे खर्चे करना उसकी एजुकेशन में, तो ये किस तरह के, तो ये बिल्कुल कंपनी के किसी कैपिटल गुड्स पे खर्च करने के बराबर होता है। यानी एक कंपनी जो है वो किसी कैपिटल गुड्स को पे खर्चा करती है और अपने वहाँ कोई कैपिटल गुड्स इस्टाब्लिश करती है। सेम ऐसे ही होता है ह्यूमन कैपिटल के लिए। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल को पढ़ा लिखा के उस पे, उसके एजुकेशन पे खर्च करते हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल बन जाता है, जैसे कि कंपनी के लिए वो एसेट उसका कैपिटल हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है इट डन टू इंक्रीज फ्यूचर इनकम। और जब हम किसी इंडिविजुअल पे, उसकी एजुकेशन पे अगर खर्च करते हैं तो वो हमारे लिए फ्यूचर में इनकम को जनरेट करने का एक माध्यम बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल देके बताऊं तो एक पर्सन है जिसके पास पैसे नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, और गवर्नमेंट उसको क्या करती है, उसके एजुकेशन पे खर्च करती है और उसको बेहतर एजुकेशन देती है। फिर बाद में वो पर्सन जो होता है वो कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल बन जाता है और कंट्री के इनकम को बढ़ाने में काम करता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट था आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ द मीन्स मॉसेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैपिटल एंड लीड्स टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने एजुकेशन पे खर्च किया वैसे अगर हम हेल्थ पे भी कुछ खर्च करेंगे तो ये इसमें क्या हो कि जो ह्यूमन की अगर हेल्थ जो है वो विकसित होगी, वो अच्छी रहेगी, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप ज़्यादा इफ़िशियंसी लगा के किसी भी काम को या किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। थर्ड था आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है, तो यहाँ पे बता रहा है एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द source of human capital formation as the return of such expenditure in the form of increased labor productivity is more than the cost of it। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, यानी जॉब के ड्यूरिंग पर्सन को ट्रेन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो तेज़ी से बढ़ती है और जो एक्सपेंडिचर होता है या कॉस्ट होती है प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्शन की, वो कम हो जाती है। यानी हमने जो भी पर्सन थे, जो भी इंडिविजुअल थे, उनको और ज़्यादा स्किल्ड बना दिया। अब वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और इफ़िशियंसी से काम करेंगे, इफेक्टिवनेस लाएंगे अपने वर्क में, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो थोड़ी बहुत रिड्यूस होगी। नेक्स्ट आपका है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन पे खर्च करना। तो यहाँ पे बता रहा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन में भी another source of human capital formation as enhanced earning in the migrate place is more than the increase in cost due to migration। यानी माइग्रेशन पे खर्च करना ये भी एक तरह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने का ही सोर्स है। इससे क्या होता है कि अर्निंग में बढ़ोतरी होती है। जो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं या माइग्रेट करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट था आपका एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना इकट्ठा करने में एक्सपेंडिचर करना, उस पर एक्सपेंडिचर करना। तो यहाँ पे बता रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि अगर हम इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने में खर्च करते हैं या मार्केट फोर्सेस को जानने के लिए या लेबर को जानने के लिए, लेबर के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए खर्च करते हैं, तो ये भी एक तरह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ही आएगा। ठीक है, फिर आगे इसमें बता रहा है दिस इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी
to make decision regarding investment in human capital as well as for the efficiency utilization of acquired human capital stock। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इसलिए आवश्यक हो जाती है ये कि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, सही सूचना रहेगी, तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा और ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है या कितनी ज़्यादा और अपने इफ़िशियंसी को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट आपने ऊपर देखा उसी को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ इन दोनों में अंतर बताएगा कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसको यहाँ पे देखते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसे कैपिटल जो हमें दिखाई देते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, डेली लाइफ में तो हम ह्यूमन कैपिटल का भी यूज़ करते हैं। यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे बता रहा है फिजिकल कैपिटल implies the non-human asset of the company such as plant, machinery, tools and equipment, office supplies etc. that help the process of production। यानी फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है ये नॉन ह्यूमन कैपिटल होता है या नॉन ह्यूमन एसेट होता है किसी कंपनी का। जैसे मान लो उस कंपनी का प्लांट, मशीनरी, टूल्स या कोई इक्विपमेंट या ऑफिस सप्लाईज, ये सारे क्या ये फिजिकल कैपिटल में आते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है, यहाँ बता रहे ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्टॉक ऑफ नॉलेज, टैलेंट, स्किल एंड एबिलिटी ब्रॉट इन बाय एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नॉलेज, उनका टैलेंट, उनका स्किल, उनकी एबिलिटी, इसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाऊँ अगर, तो देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, मतलब पैसे हैं, फंड हैं, सारी मशीनरीज है, सारे टूल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कंपनी में कोई आदमी नहीं है। ठीक है, कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं है जो कंपनी को चला सके, उसका ऑपरेशन कर सके, उसको ऑपरेट कर सके। तो क्या वो कंपनी प्रोडक्शन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ठीक है, सारे फिजिकल कैपिटल तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो कंपनी कभी रन नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं दोनों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो हमें सामने डायरेक्टली दिखाई देती हैं। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है टैलेंट, स्किल, एबिलिटी या एम्प्लॉयज़। आगे इसमें बता रहा है कि जो फिजिकल कैपिटल तो टेंजिबल होता है, टेंजिबल का मतलब वो दिखाई देने वाला होता है, और जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो इंटेंजिबल होता है। अब किसी आदमी के अंदर कितनी स्किल है, कितना टैलेंट है, कितनी नॉलेज है, ये हमें दिखाई नहीं देती, ये हमें उसके वर्क से पता चलता है। ठीक है, इसलिए ये इंटेंजिबल है। उसके बाद से बता रहा है फिजिकल कैपिटल में इट कैन बी ट्रेडेड इन मार्केट। फिजिकल कैपिटल को हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को हम सर्वाइव कर सकते हैं। सॉरी, ये एक सर्विस होता है जिसको सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको हम बेच नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास बहुत नॉलेज है तो क्या वो अपनी नॉलेज को बेच सकता है? जी नहीं, वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है सामने वाले को अपने नॉलेज के थ्रू। इसके बाद से इसमें बता रहा है फिजिकल कैपिटल में इट इज़ सेपरेबल फ्रॉम द ओनर। यानी जो फिजिकल कैपिटल होता है वो ओनर से सेपरेट होता है, अलग होता है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो ओनर से सेपरेबल नहीं होता है, वो ओनर के अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके बताऊं कि मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो क्या उसकी नॉलेज उससे अलग है? उसकी नॉलेज उसके अंदर है, तो ये जो उसकी नॉलेज थी वो उसके शरीर से अलग नहीं है, तो फिर ये सेपरेबल कहाँ हुआ? लेकिन अगर एक इंजीनियर है कि उसके पास जो टूल्स हैं वो तो उससे अलग है ना। ठीक है, तो उसका फिजिकल कैपिटल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके प्रॉफिट हैं। तो यहाँ पे बता रहा है इंक्रीज द इंडिविजुअल इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। यानी अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की जो इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। आगे कह रहा है स्टिमुलेट द इनोवेशन एंड क्रिएट द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है कि ये लोगों में उत्साह बढ़ता है, इंडिविजुअल में उत्साह बढ़ता है कि वो नए नए आविष्कार कर सके, नई नई चीज़ें खोज सके, ताकि और नई नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब भी कर सके। ठीक है, इसके लिए ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बता रहा है एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, thus facilitating invention and innovation. The ability of an education labor force facilitate adoption to the new technology। यानी कि हम
एजुकेशन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो एजुकेशन जो होता है वो ज्ञान प्रोवाइड करता है, समझ प्रोवाइड करता है, सोसाइटी में ऐसी चीज़ें लाता है कि ताकि जो सोसाइटी है वो साइंटिफिक एडवांसमेंट को अचीव कर सके। उस इसके थ्रू क्या हो सके, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो सके, नई नई चीज़ों का खोज हो सके, इतनी एबिलिटी आ सके कि जो लेबर फोर्स है वो नई टेक्नोलॉजी को आराम से उसको अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है इंपीरियल एविडेंसेस टू प्रूव दैट एन इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैदर नेबुलस। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है, कुछ ऐसे एविडेंसेस दिए हुए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का एक कारण है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं तो उससे हमारी इकॉनमी में ग्रोथ आती है, विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एविडेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे बता रहा है दिस मे बी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ मेजरमेंट प्रॉब्लम भी है, जैसे एग्जांपल दिया है एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, टीचर्स पुपिल्स रेशियो एंड एनरोलमेंट रेट मे नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी कि यहाँ पे हम एजुकेशन को ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के तहत मेजर कर सकते हैं, टीचर पुपिल का रेशियो मेजर कर सकते हैं, कितने ज़्यादा शिक्षक और कितने ज़्यादा विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक के अंदर कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनरोलमेंट रेट पता कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो पीपल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कितने ज़्यादा एजुकेशन में इनरोलमेंट ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। आगे बता रहा है, आगे का टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि जो NEP आई थी आपकी 2020 में, उसके बारे में यहाँ कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इट स्टेट दैट द वर्ल्ड्स undergoing rapid changes in the knowledge landscape with various dramatic scientific and technological advancements such as the rise of big data, machine learning and artificial intelligence. Many unskilled jobs worldwide may be taken over the machines. यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसका मतलब ये कि जो वर्ल्ड है उसको अंडर गोइंग रैपिड चेंज को अडॉप्ट करने में हेल्प करना। ठीक है, ताकि नॉलेज के थ्रू हम जो भी चेंजेस वर्ल्ड में हो रहे हैं उसको अच्छे से अडॉप्ट कर सकें। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि ड्रामेटिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, जितनी भी तेज़ी से जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, या फिर जो भी बड़े बड़े जो डाटा हैं, जो मशीन या मशीनों के थ्रू अडॉप्ट किए जा रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड जॉब हैं वर्ल्ड में जो मशीनों के थ्रू कराया जा रहा है। तो इसके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप लिया था। आगे कह रहे थे नीड्स ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी एबिलिटीज अक्रॉस द साइंस एंड सोशल साइंस दैट ह्यूमैनिटीज़ विल बी इंक्रीजली इन द ग्रेटर डिमांड। यानी कि इसमें ये पता चला कि अगर हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए तो हमको अपनी इन्वॉल्वमेंट मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में बढ़ानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटी अगर चाहिए तो सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ में भी अपनी अलग अलग सी जो है एबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे इसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी नीड क्यों है और उसको किस तरह से यहाँ पे समझा गया है। तो आगे बता रहे हैं नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। अगर हमको इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है और बेहतर करनी है तो ज़रूरत ये है कि जो आवश्यक है, जो गवर्नमेंट है उसका हस्तक्षेप एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होना चाहिए एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ सेक्टर के फील्ड में, तभी जाके इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ बता रहे टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द फी स्ट्रक्चर, यानी कि जो फी स्ट्रक्चर है उसमें यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता को मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो है वो उसको क्या करना चाहिए, तो एक रूपता लानी चाहिए फीस के स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है टू हैव अकाउंटेबिलिटी इन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होना चाहिए कि इतने सारे खर्चे एजुकेशन पे, हेल्थ पे या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो कर रहा है तो इसके क्या रिजल्ट हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को हमेशा अकाउंटेबल होने चाहिए।
थर्ड कह रहा है टू हेल्प पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद वाला पॉइंट कह रहा है टू इनकरेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अमॉन्ग ऑल पुअर एंड रिच अलाइक, यानी कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के अंदर जो है, हर सेक्शन के लोगों के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करना, उसको इंक्रीज़ करना ताकि वो उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ से उस पाथ पे चल सके। नेक्स्ट कह रहा है टू कीप अ चेक ऑन मोनोपोली सिचुएशन ऑन प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हीं का मोनोपोलीज हो जाए एजुकेशन और हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने में, यानी कि बस प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल की मोनोपोली ना हो, या फिर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के मोनोपोलीज ना हो, इसको हमेशा चेक करते रहना। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर, यानी यहाँ पे बताया जाएगा कि वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो एजुकेशन सेक्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, यानी कि जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है यानी शिक्षा मंत्रालय है, वो यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे इसकी देखभाल करता है, इसको फैसिलिटेट करता है। सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग। तीसरा कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCRT, ठीक है, ये भी एजुकेशन को प्रमोट करता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन सेक्टर के में कई सालों से लगातार काम कर रहा है, उसको इन्हेंस करने की, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद से ये जो आपका NCERT है वो स्कूली शिक्षा को प्रमोट करता है। आगे बता रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, ये जो है ये हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है, लाइक आपका जो बैचलर के बाद से जो एजुकेशन होता है उसको ये प्रमोट करता है। उसके बाद से ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन सॉरी, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर को फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहला आपको बताया कि शिक्षा मंत्रालय जो यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे एजुकेशन को फैसिलिटेट करता है। उसके बाद से बताया शिक्षा विभाग जो आपके पूरे शिक्षा को यानी एजुकेशन को फैसिलिटेट करता है। उसके बाद से बताया कि जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए NCERT है, और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो यूनिवर्सिटी लेवल की यानी कि हायर एजुकेशन के एजुकेशन को ये डेवलप करता है, उसको हेल्प करता है। और जो आपका लास्ट है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ये क्या करता है, ये टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करता है, उसको हेल्प करता है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया जो हेल्थ सेक्टर को फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहला आपका है द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एट यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे यानी केंद्र पे और राज्य सरकार के द्वारा इसे प्रमोट किया जाता है। उसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो हेल्थ के फैसिलिटी को इम्प्रूव करता है। और उसके बाद से थर्ड पॉइंट करें नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी कि MNCs, ठीक है, ये NMC, ये जो है ये भी मेडिकल साइंस है, जो है वो क्या करता है, हेल्थ फैसिलिटी को प्रमोट करता है। और लास्ट आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी इसके थ्रू जो MBBS ये सारे डॉक्टर्स ये जो होते हैं वो इसी के थ्रू बनते हैं, तो ये रिसर्च के नए नए रिसर्च करता है हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से एजुकेशन सेक्टर हैं। तो यहाँ बता रहा है द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे वो 2 तरह से होता है। पहला कह रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि उसका प्रतिशत निकाला जाता है कि टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। उसके बाद से कितना परसेंट एजुकेशन में, कितना परसेंट हेल्थ में, ये देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है दिस इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन स्कीम ऑफ थिंग्स बेस्ट बिफोर द गवर्नमेंट, यानी सबसे पहले गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर देखे जाते हैं, कितना उसका पूरा खर्चा है। उसके बाद से कितना उसको एजुकेशन पे खर्च करना है, कितना हेल्थ पे खर्च करना है, कितना परसेंट किस में कंट्रीब्यूट करना है, ये देखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से बता रहे हैं एजुकेशन कमीशन, कौन कौन से एजुकेशन कमीशन आए थे। तो यहाँ पे बता द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 हैज़ रिकमेंडेड दैट द एटलीस्ट 6% GDP टू स्पेंड ऑन एजुकेशन सो एज टू मेक अ नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशन अचीवमेंट, यानी कि जो एजुकेशन कमीशन था 1964 से 66 तक, इसने रिकमेंड किया था कि GDP का 6% जो है वो शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, जिससे क्या हुआ कि एजुकेशन में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था।
अभी जो बता रहा है कंपेयर टू द डिज़ायर लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर, यानी कि उस टाइम पे हमने मेज़र किया था कि 6% अगर जीडीपी का देंगे तो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन करंट लेवल क्या है, ये बहुत कम हो गया और ये 4% ही रह गया है, जो कि क्वाइट एडिक्वेट है। अब ये तापस मजूमदार कमेटी क्या थी, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द तापस मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999, यानी तापस मजूमदार कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किया गया था 1999 में। इसके आगे कह रहा है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑन अराउंड ₹1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स, यानी इसने एस्टिमेट लगाया कि शिक्षा पे कितना खर्च करना है। तो इनका एस्टिमेट था, अनुमान था कि 1.37 लाख करोड़ 10 सालों में एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, ताकि जो इंडिया के जो चिल्ड्रन हैं जिस एज ग्रुप के, यानी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इनकी जो प्रीव्यू है, इनका जो स्कूल एजुकेशन उसको फ्री किया जाए। बाकी की चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना। अब कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे 5 फैक्टर मैंने ऊपर बताया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये कुछ नीचे दिए हुए फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। तो पहला आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, चौथा एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और पांचवा एक्सपेंडिचर ऑन एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना है वो किस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है हेल्थ इज कंसिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशंस एज मच एज इन इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हेल्थ जो है उसको हम एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंस देते हैं कि ये ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए या फिर नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ रहेगी तभी वेल्थ रहेगी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।